तो वी आर लाइव कविशाला टॉक्स के एक और सेशन में आप सभी का स्वागत है। कविशाला टॉक्स में हम लोग एक संवाद बनाने की कोशिश करते रहते हैं। देश के जो अलग अलग क्षेत्रों से वरिष्ठ लोग, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते रहते हैं। आज हमारे साथ श्याम रंगीला जी हैं। स्वागत है सर, आपका स्वागत है कविशाला टॉक्स में आपका आज। धन्यवाद धन्यवाद अंकुर जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जी, आपको आई थिंक आपको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आपके वीडियोज, आपका जो सटायर है, उसके जरिए हम सभी आपको बहुत पसंद करते हैं। आपका जो आपके जो वीडियोज होते हैं, हम सबके द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं। तो कविशाला टॉक्स में हम आपसे कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे कि जो सटायर, जो वीडियो आपके जरिए हम तक आ पाता है, आपकी पर्सनल जिंदगी क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप मतलब देश के किस कोने से बिलोंग करते हैं, आपकी जो अभी तक की यात्रा थी वो कैसी थी, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो अगर बता पाए आप। सर, मैं राजस्थान में श्री गंगानगर जिला है। और श्री गंगानगर का नाम मतलब वैसे तो बहुत कम मीडिया में या इधर उधर कम आता है जनरली। और जगह जो होती है ना देश की, वहाँ पे मीडिया वाले रहते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ की खबरें आती है, इधर की कम आती है, मैंने ऐसा देखा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये ज़्यादा चर्चा में इसलिए है कि यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का रेट जो है ना वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यहीं पे है पूरे भारत में। तो ये कभी कभार इसका नाम आ जाता है, तो अब गर्व महसूस करें या क्या महसूस करें पता नहीं। लेकिन मैं उस जगह से हूँ जहाँ पे फिलहाल देश के अंदर सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल है। मैं उस जगह से श्री गंगानगर से हूँ। और श्री गंगानगर में भी एक तहसील है राय सिंह नगर, और तहसील में हमारा छोटा सा गांव है मोखम वाला। तो मैं उस गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आपका नाम आई थिंक श्याम सुंदर है। ये रंगीला आपने क्या खुद से जोड़ लिया, या फिर आपके जो चाहने वाले थे उन्होंने आपको ये नाम दे दिया? श्याम सुंदर नाम था, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। श्याम सुंदर नाम वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी मुझे उस नाम से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा नाम के पीछे ऐड किया जाए, ऐसी चीज़ ऐड की जाए जो थोड़ा सा राजस्थान को रिप्रेजेंट करे, या मतलब ऐसे समझ सकते हो कि कुछ अलग सा लगना चाहिए। जैसे श्याम सुंदर तो बहुत होते हैं, लेकिन श्याम रंगीला एक ही होना चाहिए। तो वो ऐसे नाम कोई ले कि श्याम रंगीला आ रहा है, तो मतलब वो ऐसे मन में आना चाहिए कि यार ऐसा कौन होगा जो मतलब कितना रंगीला होगा, क्या होगा। अब वो बात लगे कि श्याम रंगीला नाम रखने पे मैं दिख तो वैसे ही रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप। आ, अच्छा, तो ये कॉमेडी का क्या सीन था? आपको बचपन से ही ये आइडिया था कि नहीं, इस सटायर में और कॉमेडी में ही आगे बढ़ना है, या फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई देश में, जो चीजें चल रही थी, उनको देखते हुए आप सटायर और कॉमेडी की तरफ आ गए? अब बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर। मैं सिर्फ कॉमेडी करने के लिए है ना, मैंने शुरुआत की थी स्कूल टाइम से, 7वीं 8वीं क्लास से। 15 अगस्त और 26 जनवरी को दो ही टाइम पूरे साल में गांव में ऐसे प्रोग्राम होते थे। प्रोग्राम के नाम पे मतलब कि ऐसा होता था कि पढ़ाई से हटके कुछ होता था स्कूल के अंदर एक दिन के लिए। उसकी भी कोई तैयारी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं, बस सेम दिन आना है आपको और बैठना है और आगे बैठते थे। और उसमें से फिर मैं खड़ा होता था, चुटकुले सुनाता था। चुटकुले भी कौन से, जो बहुत बार लोगों ने सुने हुए हैं, बहुत सुने हुए, मतलब कोई एक बंदा भी उन पे नहीं हंसेगा, वो चुटकुले मैं सुनाता था। और मेरे को अच्छा लगता था उस टाइम से ही। तो धीरे धीरे करते करते 11वीं 12वीं के बाद मैंने जयपुर जाने की सोची। अब जयपुर जाने के बाद मैंने वहाँ पे जो शो किए, वहाँ पे जो मैंने कॉमेडी की, वो फिर मैंने सोचा यार अब तो वो टाइम आ गया है कि हमारा कुछ होना चाहिए। कब तक हम सेम चीज़ें सुनाते रहेंगे, उन पे तो लोग हंस ही नहीं रहे हैं। तो वो पहले ये माइंड में आता था कि यार खुद का कैसे बना सकते हैं, मतलब जोक जो है वो तो लिखा हुआ पढ़ा जाता है भाई, वो खुद का कैसे बनाए, मतलब खुद का तो बन ही नहीं सकता ना, या खुद की कॉमेडी कैसे बनाए। लेकिन जयपुर जाने के बाद धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोग्राम किए, तो उसके बाद में मुझे पता चला कि यार खुद का करना पड़ेगा कुछ। तो जो बॉलीवुड के कलाकारों की मिमिक्री में करता था या कॉमेडी जो मैं करता था स्कूल टाइम में, वो मैंने छोड़ के एक साइड में जयपुर से मैंने शुरुआत की, जो वो मैंने की पॉलिटिकल मिमिक्री की। पॉलिटिकल मिमिक्री में बस मिमिक्री, कोई हाँ। उसमें किसी पे कटाक्ष नहीं, कोई पॉलिटिकल बातें नहीं, बस मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी क्या कहेंगे, उस चीज़ों पे मैं बात करता था। और वो भी इसलिए कि मैं कई बार शो में जाता था ना जयपुर के अंदर, कि मुझे आपके यहाँ पे प्रोग्राम करना है। जैसे वहाँ दशहरे का शो हुआ, या आप कोई और शो मान लीजिए, तो वो कहते जी थे कि जी। यार क्या करते हो,
तो मैं कहता था मैं तो बॉलीवुड के कलाकारों की आवाज़ निकालता हूँ, तो कहते थे निकाल के दिखाओ। तो फिर मैं जो हाँ, निकालता था वो कहते थे यार ये तो हर कोई कर लेता है, कुछ अलग करके दिखाओ, ये तो हमारे पास वैसे ही 5 बंदे वेटिंग में हैं ऐसे। और थे रियलिटी में थे सर वहाँ, मतलब हर कोई निकालता था। आज भी जैसे प्रोग्राम वहाँ होता है ना, तो वो 5-7 लोग लाइन में रहते हैं मिमिक्री वाले। तो मैं वो छठा बंदा बन गया, मैंने कहा यार मेरी बारी पता नहीं कब आएगी। भले ही आप कितनी अच्छी कर रहे हो, लेकिन वो उनको ये लगता है कि यार हर कोई निकालता है। तो फिर मैंने कहा यार कुछ अलग किया जाए। तो उसके बाद फिर मैंने मोदी जी की आवाज़ को कॉपी करना चालू किया, और कोई साल 6 महीने के अंदर मैं 2013-14 के समथिंग कॉपी करने लग गया था। और बस उसके बाद कर ही रहे हैं। और अब मैं जब से मैं बोल रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि आप कुछ बीच में बोलना चाह रहे हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं तो कंटिन्यू रखूंगा। नहीं बिल्कुल आप कंटिन्यू, हम सुनना, हम आपको सुनना चाहते हैं, सभी दर्शक आपको सुनना चाहते हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि 2012, 13, 14, 15 यहाँ तक मामला ठीक था। उसके बाद में, उससे पहले तो मैं मतलब जनरली जो भी हंसा सकते हैं उस टाइप में कॉमेडी करता था। स्कूल में एक बार क्या हुआ कि 2015 के अंदर स्कूल में मैं गांव के अंदर प्रोग्राम कर रहा था, और वहाँ पे हम्म, एमपी आए हुए थे हमारे, निहाल चंद। तो निहाल चंद मेघवाल जो एमपी है यहाँ के गायनगर के, वो आए हुए थे। तो मेरी जैसी परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई ना, तो उन्होंने किसी को भेजा कि यार इसको उतारो स्टेज से नीचे, क्योंकि ये जो है ना ये कुछ मोदी जी की आवाज़ निकालने वाला है, और मेरा कोई वीडियो वीडियो बना लेगा, ऐसा पता नहीं क्या निकालेगा ये। तो मैं कुछ निकालने वाला स्वच्छ भारत पे बोलता था उस टाइम, स्वच्छ भारत पे बोल लिया, या देश के अच्छाई के बारे में बोल लिया, या मेरा देश बहुत महान है, इस टाइप की बातें मोदी जी की आवाज़ में कर ली, बस यही बहुत होता था मेरे लिए। तो उस दिन मुझे उतार दिया, तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ। मैंने कहा यार मतलब ऐसा ऐसा क्या डर है यार इनके मन में, ऐसा क्या है, जैसे पूरे गांव के सामने मेरी तो उतार ली इन्होंने कि यार तेरे को बाद में चढ़ाएंगे स्टेज पे। और जब वो हाँ, चले गए तो फिर मैं भी नहीं स्टेज पे गया। मैंने कहा मेरे को जाना ही नहीं है, मतलब वही तो होते हैं ना मेन मेहमान होते हैं, उनके सामने आप करके दिखाओ। और ये तो एमपी थे, तो वहाँ पे बस ऐसा हुआ मेरे साथ। और उसके बाद फिर मैंने ऑडिशन देने चालू किए 2015 के बाद। तो 2016 के अंदर इंडियाज गॉट टैलेंट जो कलर्स पे आता है उसके अंदर मैंने ऑडिशन दिए, और उसमें सिलेक्शन भी हुआ मेरा। तो वो सेकंड राउंड तक गए। जो भी मेरे साथ कई लोग दोस्त जो गए थे ना वो ऑडिशन देने के लिए, वो बाहर हो गए, मैं सेकंड राउंड चला गया। तो वो अच्छा, उन्होंने कहा कि यार आपको बधाई हो। मैंने कहा भाई धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं टीवी में आने वाला हूँ। अब सेकंड राउंड जयपुर में ही उसी टाइम था, और उन्होंने मुझे सैंडविच दिया, कोल्ड ड्रिंक दी, तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि भाई मेरा सिलेक्शन हो चुका है। हाँ, अब उसके बाद में उन्होंने कहा कि थर्ड राउंड के लिए आपको कॉल करेंगे, आपका थर्ड राउंड जो है मुंबई में होगा, आपको आना है। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने पूरे गांव में बता दिया कि मैं टीवी में आने वाला हूँ। अब मैं पहुंच गया घर पे, मैं वो हाँ, कॉल कर रहा हूँ उनके कॉल, मैं वेट कर रहा हूँ उनके कॉल का घर पे आकर के, और गांव वालों को बता दिया कि मेरा तो टीवी में आने वाला है कलर्स पे। तो अब 1 महीना बीता, 1.5 महीना बीता, हाँ, प्रोमो चालू हो गए इंडिया गॉट टैलेंट के। लोग कॉल करने लगे कि भाई लोगों का प्रोमो आ रहा है, तुम्हारा कब आएगा। मैंने कहा हाँ, भाई देखते हैं, अभी तो मैं घर पे ही हूँ, देखते हैं कब आएगा। फिर शो चालू हो गया। अब शो के एपिसोड भी चालू हो गए, और शो का फाइनल भी हो गया। हाँ, अब लोग मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा कब आएगा, शो का तो फाइनल हो गया, तुम क्या क्या एंट्री मारोगे क्या फाइनल में। और मैंने कहा भाई मैं तुम्हारे सामने 1.5 महीने से घर पे बैठा हुआ हूँ, मैं कहाँ से जाऊँगा। तो मेरी हालत ये कर दी उस टाइम 2016 के अंदर, कि मैं हाँ, ये सोच रहा था कि अब सब कुछ छोड़ दूँ, सब सब चीज़ें छोड़ दूँ, कहीं कोई ऑडिशन नहीं देना मुझे। क्योंकि मुझे एटलीस्ट ये भी नहीं बताया यार कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब उन्होंने कहा कि कॉल आएगा बस। मैंने कहा यार हमारे में कोई कमी है तो हमें बताओ भाई कि तुम्हारी आवाज़ ठीक नहीं निकल रही थी, तुम कॉमेडी अच्छी नहीं कर रहे थे। उसके बाद में मैंने जो जो जिसने मेरा ऑडिशन लिया, मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की फेसबुक के जरिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार हमने आपका बिल्कुल हमें बहुत अच्छा लगा था, और हमने आगे उसको ले जाने के लिए ट्राई किया था, लेकिन चैनल ने जो है ये कहा कि ये तो मोदी जी की आवाज़ निकाल रहे हैं भैया, हमारे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने आपका एंड टाइम पे मना कर दिया। हाँ, मैंने कहा ठीक है भैया, ये बात आप बता देते, बोल देते तो अच्छी बात होती। तो वहाँ फिर दोबारा मेरे साथ ये हुआ। और उसके बाद लाफ्टर चैलेंज का सबको पता है कि लाफ्टर चैलेंज में मुझे लिया, और उसके बाद टेलीकास्ट के टाइम उन्होंने एक दिन पहले कहा कि आपका टेलीकास्ट नहीं होगा क्योंकि आप मोदी जी की आवाज़ निकालते हैं।
तो हाँ। सर इन सब चीज़ों से है ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गया कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब ये हो क्या रहा है, क्या किसी की आवाज़ आप टीवी पे नहीं निकाल सकते हैं क्या? क्या आप मतलब क्यों नहीं निकाल सकते? ऐसी उसमें कौन-सी बात बोली जा रही है यार जिससे देश की जनता और सारे लोग हट हो जाएँगे, डंडे लेके दौड़ पड़ेंगे, ऑफ़िस बंद कर देंगे, ऐसा क्या हो जाएगा? तो उसके बाद में फिर मैंने सोचा यार क्यों ना यूट्यूब को अपना खुद का चैनल और खुद का संसार बनाया जाए, जिसमें सारा संसार ऑलरेडी बैठा हुआ है देखने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने धड़ाधड़ वीडियो डाले 2-4 और लोगों को बड़े पसंद आए। तो ऐसा मेरा ये है जर्नी कि मैं एक बहुत ही नॉर्मल आवाज़ निकालने वाले बंदे से अब आप जैसे समझ रहे हो कि यार ये कटाक्ष वाला बंदा है, श्याम रंगीला है, तो ये बहुत इसका चेंज होने का भी ये रीज़न है पूरा। अच्छा, टाइम के साथ कुछ चेंज देखा है आपने? जब आप स्टार्टिंग से आपने शुरुआत करी, तब कुछ आसानी से आप सटायर कर पा रहे थे, तब कठिनाइयाँ थी आपको अपनी कॉमेडी लिखने में और एक्सप्रेस कर पाने में, वीडियोज़ डालने में? मतलब जितना भी अभी आपने जितना भी अपना टाइम देखा है या उसके पहले जो वीडियोज़ देखते हैं आप, जिस तरीके की कॉमेडी कॉमिक वीडियोज़ आते थे, सटायरिक वीडियोज़ आते थे, उसमें कोई फ़र्क देखा आपने? उसमें सर मैं जैसे पहले देखा करता था तो उसमें मैंने राजू श्रीवास्तव जी की देखे हैं कॉमेडी, वो लालू यादव जी की कॉपी कर रहे थे या वो उन्होंने हुँ। जो भी कॉमेडी की मैंने वो देखी है। और उसके अलावा भी मैं जैसे भी कॉमेडी देखता था या जहाँ भी सुनते थे कि हाँ यार ये जैसे राजीव निगम जी ने शो लिखा था, शेखर सुमन जी ने जो किया था वो भी मैंने देखा, उसके कई एपिसोड मैंने देखे थे। लेकिन 2014 के बाद से जब मैंने देखा, उस 2014 से पहले की मैं बात मेरी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं कुछ था भी नहीं 2014 से पहले कि हाँ। कोई कॉमेडी में करता नहीं था या मुझे कैसे पता चलेगा कि यार मुझे रोका जा रहा है। और जब जब तक खुद के ऊपर ये चीज़ नहीं बीतती ना तो वो बंदा समझ भी नहीं पाता है। आज वही चीज़ें सबके साथ हो रही है। लोग लोग मेरे मेरे को बोल देते हैं, जैसे मैंने पेट्रोल पंप पे वीडियो बनाया। अब पेट्रोल पंप पे वीडियो बनाने के बाद लोग बोल देते हैं कि आप वहाँ गए ही क्यों? आपको घर पे बना लेना चाहिए, आप वहाँ बना लेते। लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई जब आप मेरी जगह होते और आपको ये लगता है कि यार क्यों मैं घर पे क्यों बनाऊँ, अगर मैंने पेट्रोल पंप पे जाकर बनाया तो क्या गुनाह कर दिया कि मेरे ऊपर केस चलाने की बात हो रही है। तो ये चीज़ें हाँ। सब खुद के ऊपर जब बीती उसके बाद मुझे थोड़ा अंदाजा हुआ, मैंने कहा हाँ यार ये चीज़ तो हो रही है। और ये 2015-16 के समथिंग जब मैं डालता था वीडियो, तो जनरल कॉमेडी जैसा मैंने आपको बताया स्वच्छ भारत पे या भाइयों बहनों मैंने गुजरात में ये किया है, भाइयों बहनों गुजरात के विकास मॉडल की बात देखिए, मुझे आप प्रधानमंत्री बनाइए, मैं इस देश को फिर से विकास के पटरी पर लेकर के आऊँगा। अब इस बात में क्या गलत है? लेकिन लोगों के कमेंट आज भी मेरे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, पुराने से पुराने वीडियो पे कि कॉपी क्यों कर रहे हो मोदी जी को? अरे मोदी जी को कॉपी कौन करता है पता है क्या? मोदी जी को क्यों कॉपी कर रहे हो? इतने बड़े आदमी हो गए हो, मोदी जी को कॉपी करो, तुम्हारी औकात देखो, ये देखो, वो देखो। तो पहले वो आते थे, उसमें कुछ भी नहीं होता था। मैंने कहा यार लोग हर्ट हो रहे हैं। मैंने बहुत टाइम तक यूट्यूब पे डाला नहीं वीडियो, पहले वीडियो के बाद मैंने बहुत टाइम तक नहीं डाला। आज जो लोग कमेंट करते हैं तो मुझे सुकून मिलता है सर, सच में सुकून मिलता है। जो लोग कहते हैं कि यार ये मतलब क्या कर रहे हो तुम, ये मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हो, मुझे सुकून मिलता है। क्यों आज मेरे पास रीज़न है और मैं उड़ा रहा हूँ मजाक, तो वो कह रहे हैं तो अच्छा भी लग रहा है कि हाँ यार ऐसा किया है हमने, पेट्रोल पंप पे जाके बनाया वीडियो, बीच पे सफाई का वीडियो जो मोदी जी का था उसकी हमने उस पर कटाक्ष किया है, हमने बनाया वीडियो। मोर के साथ जो वीडियो था उस पर हमने बनाया वीडियो। तो थोड़ी खुशी उसमें होती है कि हाँ यार कुछ कर रहे हैं। अब आपका कमेंट बिल्कुल जायज़ है, अब आप कमेंट कर सकते हैं, तो ये अच्छा लगता है बहुत थोड़ा। कुछ है। अच्छा, जब आप अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं या फिर वीडियो शूट कर रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं आपको जो रियल थॉट्स होते हैं, उनको उनको काटना पड़ता है, उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या फिर जो दिल में होता है निकाल देते हैं आप स्क्रिप्ट के थ्रू या जब वीडियोज़ के थ्रू? आप दोबारा दोहराइए, मुझे आवाज़ थोड़ी मैं ब्रेक हो रही है आपसे आपकी। ये जानना चाह रहा हूँ कि स्क्रिप्ट्स बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि हम ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। क्या उन सारे थॉट्स को अपने स्क्रिप्ट के थ्रू और वीडियोज़ के थ्रू आप ले आते हैं, या फिर कहीं न कहीं एक डर रहता है नहीं अगर ये चीज़ आ गई तो एक गलत इफ़ेक्ट हो सकता है गवर्नमेंट की साइड से, प्रशासन की तरफ जी। से, तो देखिए आप सर, मैं वैसे अगर आप देखा जाए तो अगर मेरी स्क्रिप्ट में मुझे माइंड में कुछ आया है तो मैं करूँगा वो चीज़। अब उसमें क्या है कि थोड़े दायरे देखने पड़ते हैं कि कुछ ऐसा ना हो जिससे एक एक कॉमेडी से हट करके कहीं बात चली जाए। कॉमेडी से ध्यान हट करके कहीं और चला जाए कि यार ये इसने क्या बोल दिया, मतलब या तो देश के बारे में क्या बोल दिया
या किसी पर्टिकुलर पर्सन की ऐसी बात बोल दी जो हमें बोलनी नहीं चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें होती है। मोदी जी को हम अगर मोदी जी के बारे में बोल रहा हूँ, मोदी जी का मैं विरोध कर रहा हूँ मेरी कॉमेडी के जरिए, या मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी की जो कुछ उन्होंने काम किया है या उनकी वजह से जो कुछ हुआ है, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर सिर्फ कॉमेडी बना रहा हूँ। अब मेरी कॉमेडी में मैं ये देखता हूँ कि जितनी भी स्क्रिप्ट बनी है उसके अंदर सिर्फ वही चीज़ शो हो रही है, या इसका मतलब कुछ और निकाल लेंगे लोग, तो वो सब चीज़ें देख लेते हैं। तो मेरे आइडिया के अंदर भी अगर वो चीज़ आती है कि यार नहीं, इसका मतलब लोग कुछ उल्टा निकाल लेंगे, इसका मतलब तो ये निकल जाएगा कि मैं भैया मैंने तो सीधा सीधा कांग्रेस के पक्ष में बात कर दी है, या मैंने सीधी सीधी कोई और पार्टी के तरफ से मैं बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा है, तो मैं वो चीज़ हटा देता हूँ। मैंने कहा यार ऐसी चीज़ रखने का मतलब भी नहीं है। हाँ, ऐसी चीज़ जिसमें सिर्फ और सिर्फ, अब जैसे आप देखोगे कि मेरे सारे वीडियोस, चाहे आप बीच वाला ले लो, चाहे आप मोर की वाला वीडियो ले लो, या आप इसकी पेट्रोल पंप वाला वीडियो ले लो, इसमें लोग मुझे किसी भी पार्टी का घोषित कर सकते हैं। बीजेपी को छोड़ करके कोई भी पार्टी का मुझे बनाया जा सकता है। तो इसमें मुझे खुशी होती है कि यार मैं किसी एक पार्टी का नहीं बन रहा हूँ। हाँ, जिसका मुझे जिस पर मैं कटाक्ष कर रहा हूँ वो पार्टी तो मुझे अपना बनाएगी नहीं। ऐसा तो नहीं कि यार बीजेपी का बंदा क्या कर रहा है। तो मुझे वो खुशी होती है कि मुझे एक पार्टी का कोई ये ना कह दे कि यार ये तो कांग्रेस ही निकला। तो मैं वो सबको साथ, सबका साथ सबका विकास वाली बात मैं भी लेके चलता हूँ। मैं सबका साथ रखता हूँ, सबका विकास, सबकी कॉमेडी करता हूँ। आप जो पुराने लेखक हुए हैं, पुराने राइटर्स में पढ़ते हैं आप किसी को? पुराने राइटर्स में सर मैंने अभी पढ़ना चालू किया है। पढ़ना तो क्या मतलब, मैं जैसे आपको भी पता होगा, मैंने इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम भी मुझे चलाना नहीं आता था। मैंने इंस्टाग्राम चलाना सीखा, फिर मैंने ये कविशाला और एक दो कविताएं और पुराने जो भी जॉन एलिया वगैरह, इन सबको मैंने सुनना देखना चालू किया। और आजकल तो यूट्यूब का संसार है, तो यूट्यूब में बहुत पुराने पुराने दुबई के मुशायरे वगैरह सब मिल जाते हैं, तो उनको देख लेता हूँ। और अभी थोड़ा मैं पढ़ने की अभी शुरुआत करूँगा थोड़ा, कि अ, पढ़ने की भी मिल जाए मुझे बुक वगैरह, तो मैं पढ़ूँगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, कविशाला में बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो अपना जो करियर है वो एज़ अ कॉमिक फेस या फिर एज़ अ सटायरिस्ट आगे बढ़ना चाह रहे होंगे मतलब लाइफ़ में। उनको आप किसी आपको जो एक फेस बहुत ज़्यादा पसंद हो उसकी आवाज़ में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके इतने ज़्यादा पसंदीदा नेता हैं, अभिनेता हैं आपके, किसी एक की भी आवाज़ में उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि कैसे कैसे वो आगे बढ़ें? किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखें साथ-साथ? मोदी जी की आवाज़ में दे देता हूँ, कुछ बिल्कुल, लगे तो, बिल्कुल। नहीं तो फिर हाँ, मोदी जी तो यही बोलेंगे कि भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आत्मविश्वास लेकर मैं गुजरात से निकला, और आज देखिए चाय बेचने से लेकर के मैं प्रधानमंत्री पद के यहाँ बैठा हुआ हूँ। और मैं प्रधानमंत्री नहीं, चाय बेचने वाले से मैं प्रधान सेवक बन गया। और आप सभी का साथ और आप सभी का सहयोग मिलता रहा, इसलिए मैं प्रधानमंत्री बन पाया। आप भी, जो भी आपकी इच्छा हो, आप बन सकते हैं। बस आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत नहीं छोड़नी भाइयों बहनों। लोग चाहे कुछ भी कहें, लोग तो कहते रहेंगे। बिल्कुल, मेहनत बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल मेहनत करते रहना चाहिए, जो भी लक्ष्य है वो ज़रूर मिलता है। थैंक यू सो बिल्कुल मच, आपने टाइम निकाला, आप अपनी लाइफ़ के बारे में बताया और बिल्कुल। आपने बताया कि आप कैसे आगे बढ़े। और अभी कुछ बोल रहे थे। अंकुर जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे इसमें ऐड किया लाइव सेशन में। और आपने जैसे शुरुआत में पूछा था मुझसे, इनको शायद नहीं पता होगा, आपने पूछा था मैं लिखता हूँ कि नहीं लिखता हूँ। तो मैं अभी लिखने की अभी शुरुआत कर रहा हूँ, और बहुत मुझे ऐसी आशा है बहुत जल्द अपने दोबारा लाइव सेशन करेंगे, उसमें मैं मेरा खुद का लिखा हुआ आपको सुनाऊंगा, ज़रूर सुनाऊंगा। अभी मेरे पास बिल्कुल, कुछ है बिल्कुल, नहीं, तो मैं बिल्कुल। कविशाला नहीं के देखिए पेज पे लाइव इंतज़ार है आकर ना। के मेरे पास कुछ है नहीं, तो मुझे भी लग रहा है कि यार मुझे कुछ लिखना चाहिए था। मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नहीं, नहीं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल और आप आपकी हम कविताएँ सुनेंगे, कहानियाँ सुनेंगे, जो भी आप लिखें ज़रूर सुनेंगे हम आपसे। बिल्कुल बिल्कुल अंकुर जी, बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। चलिए बाय-बाय।